नमस्कार, एवीएन टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार आकाश। आदमपुर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, लेकिन इस बीच जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी कैंपेन कर रही थी, एक नए विकल्प के तौर पर हरियाणा में खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद में जुटी हुई नजर आ रही थी। और खुद अरविंद केजरीवाल जब हिसार पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो एक नई तरह की राजनीति यहां पर लेकर आएंगे। आम आदमी की राजनीति होगी, जिसमें मुद्दों पर आधारित राजनीति होगी, चाहे शिक्षा की बात हो, बुनियादी ज़रूरतों की बात हो। ऐसे में आम आदमी पार्टी की ऐसी क्या मुश्किलें रही कि वैसा रिजल्ट नहीं आ पाए जैसी उम्मीद थी। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सीताराम हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सीताराम जी, एवीएन टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू आकाश जी। एवीएन चैनल के मैं एवीएन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी और आपसे हमेशा निवेदन करूँगा कि इसी प्रकार काफ़ी मेहनत करते रहिए और लोगों तक हमारी बात पहुँचाते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया। तो मेरा पहला प्रश्न यही है सीताराम जी कि जैसी उम्मीद थी परिणामों की, वैसे परिणाम नहीं आए, सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए आकाश जी, बिल्कुल मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूं कि जैसा हम परिणाम चाह रहे थे वैसा परिणाम हमें नहीं मिला। हमने बहुत मेहनत करी, हमारी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि चलिए ठीक है, ये आदमपुर की जनता ने जो भी निर्णय दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। और हमें लगता है कि जैसे हमने हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, हमने उनसे बात करी और उनसे जानने की कोशिश की कि हम आदमपुर में एक्चुअल में जहाँ हम पहुँचना चाह रहे थे वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाए। तो उनका जो नाराज़गी थी वो यही थी कि उन्होंने ये कहा कि जैसे और पार्टी में होता है, मान लो ठीक है, तो हमसे भी कहने ये गलती हुई कि 20 दिन पहले कोई हमारी दूसरी पार्टी से, बीजेपी से आदमी आया है और हमने उसको टिकट दी, और ये भी लोगों में नाराज़गी थी क्योंकि टिकट डिक्लेयर से पहले लोगों में बहुत उत्साह था और हम अपने आप को बहुत ऊपर लेवल पे देख रहे थे। लेकिन जैसे लोगों से हमने बात की, हमारे पुराने कार्यकर्ताओं से, जो नाराज हुए, कहीं ना कहीं हमें ये भी रहा कि हम उनको मना नहीं पाए। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उनकी नाराज़गी थी। मैं समझता हूं इससे पहले भी जैसे कि ट्यूलिप रिजॉर्ट पहुंचते हैं, वहां पर सत्येंद्र सिंह का नाम अनाउंस किया जाता है, वहां पर भी कुछ ना कुछ एक विरोध जरूर देखने को मिल रहा था। हाँ बिल्कुल, देखिए कई लोगों ने विरोध किया, हमने उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए जैसा पार्टी का आदेश है हम उनको मानते हैं और हमने उस पार्टी को आदेश को मानकर हमने दिल से काम किया। लेकिन हम जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि देखिए परिवार है, परिवार में नाराजगी होती रहती है। कई बार किसी बड़े भाई को कुछ ज़्यादा मिल जाए, छोटे कुछ कम मिल जाए, तो हमें उस पर नाराजगी नहीं करनी चाहिए। उस पर मंथन करके और आगे के लिए जो है एक अच्छे निर्णय के लिए काम करना चाहिए। इस इलेक्शन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं शुरुआत में मुद्दों पर था, पर जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता चला गया, ये मुद्दों से भटकते हुए भावनाओं पर आ गया। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं आकाश जी। बिल्कुल भावना, देखिए हमारे एक तो हिंदुस्तान है, ऊपर से हरियाणा, फिर ऊपर से हिसार डिस्ट्रिक्ट है, तो हम भावनाओं में जी भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं हम। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये मैसेज गया है, कुलदीप जी का लगा लीजिए या बीजेपी का लगा लीजिए, कि उन्होंने भावनाओं के साथ जो है बीजेपी को जिताने का काम किया है। जो हमारे जिन मुद्दों पे हम कार्य कर रहे थे उन पे लोगों ने विश्वास नहीं किया या वो क्या चाह रहे थे, मुझे ये बात समझ नहीं है। लेकिन मैं फिर ये निवेदन करूँ लोगों से कि आप भावनाओं के साथ जुड़िए, लेकिन जो आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देकर, और जो पार्टी उन पे कार्य कर रही है आप उनके साथ जुड़ने का काम करें। जी, जिस तरह से चाहे दिल्ली के सीएम हो केजरीवाल हो या फिर पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे, रोड शो भी किया, उस वक्त तक ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो विकल्प जरूर जनता देखने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर परिणाम की बात की जाए तो बेहद जो वोट का जो आंकड़ा था बेहद कम रह गया है। तो इसकी बुनियादी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए बुनियादी वजह मैं फिर कहूँगा कि जो हमारी कार्यशैली थी उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतना कम हो जाएगा इस बात का हमें अंदेशा नहीं था। लेकिन मैं इसको फिर एक बात कहना चाहूँगा। देखिए आज हमें आदमपुर के अंदर 3200-3400 के करीब हमें और नए कार्यकर्ता मिल गए हैं। हम उनके साथ मिलकर, क्योंकि जो हमें ये मिले तो ये हमारे कट्टर आम आदमी पार्टी के हमें कार्यकर्ता मिले हैं, हम इनके साथ मिलकर हमारी जो परिवार है इसको और बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जहाँ तक मैं जो भावनाओं की बात कर रहा था, देखिए जैसे ही इलेक्शन से डिक्लेयर से पहले या फिर पोलिंग से पहले जो है काफ़ी स्कूलों को जो है शुरू जिनको मर्ज करने की बात कर रहे थे, हाँ उनको शुरू कर दिया बीजेपी ने कहा, कुलदीप जी ने कहा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुए और उन स्कूलों को तुरंत जो है मर्ज कर दिया गया। तो
ये कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास खोने का काम बीजेपी ने किया है, जो हमेशा से करती आई है। यानी कि जो स्कूल जिन्हें पहले मर्ज होने से रोकने की बात भाजपा द्वारा कही जा रही थी, अब उस पर वो खरी नहीं उतरी, यही आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं खरीद रही। देखिए खैरमपुर का एक स्कूल है, उसे जो है मर्ज कर दिया गया है। एक दो स्कूल है जहाँ टीचर्स नहीं है, इलेक्शन से पहले ये विश्वास, मोहब्बतपुर का भी, मोहब्बतपुर भी, वहाँ काफी लोग धरने पर बैठे हुए थे, ठीक है जी, उनको भी बच्चियों ने भी धरना दिया है। हाँ, बच्चियों ने धरना दिया जी। देखिए क्योंकि मैं तो खुद खैरमपुर और मोहब्बतपुर की ढाणी में जाके आया हूँ, जो बच्चे हैं वहाँ के ना टेंट लगाकर और उसमें पढ़ाई करने का काम करें, तो कितनी मतलब हृदय को जो दुख पहुंचाने वाली बात है। लेकिन ये बात इस सरकार को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कोई भी देश, राज्य या शहर, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, जब तक वहाँ के बच्चे शिक्षित ना हो। मान लो जो हम लोग बात करते हैं विदेशों की, तो विदेश हमारे से आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा है, शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, और हमारे यहाँ पे शिक्षा को मतलब खत्म किया जा रहा है। हाँ, तो ये जरूर एक और मैं अब बात करना चाहूंगा आपके विरोधी दलों की। जैसे भाजपा है, भव्य बिश्नोई की बात की जाती है, विलायती कहकर बार बार कहा गया है उस मुद्दे को। तो क्या शिक्षा वैसी अब हिंदुस्तान में नहीं है कि लोग बाहर जाना पड़ रहा है? इसे मुद्दा मानते हैं आप? देखिए हिंदुस्तान में अगर इतने अच्छे कॉलेज और अगर इंस्टीट्यूट अगर मान लो हो, तो लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भाजपा चाहती तो आज 10 साल लगातार भाजपा सरकार को हो गए हैं, और सरकार बनने से पहले बहुत बड़े बड़े मुद्दे भाजपा ने उठाए थे कि हम बहुत अच्छी शिक्षा करेंगे, आतंकवाद खत्म कर देंगे। लेकिन जो सब उन्होंने कहा था वो सब झूठ था, वो सारी आज जो की तो है, मतलब कुछ भी नहीं हो पाया है। अब मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ। देखिए अगर शिक्षा और स्वास्थ्य का अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण अगर कोई है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और उन्होंने हमेशा इतिहास रचने का काम किया है, कमाल करने का काम किया है। हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली से शुरुआत उन्होंने की। आप दिल्ली के स्कूल जाकर देखिए, कितने बढ़िया स्कूल, वीआईपी स्कूल जो बना दिए हैं, और उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक आम आदमी के बच्चे पढ़ रहे हैं। समानता का अधिकार, मैं किसी समय पढ़ता था किताबों के अंदर, तो समानता के अधिकार पे अगर काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। क्योंकि अगर मान लो कोई अच्छा 5 स्टार हॉस्पिटल बनता है, 5 स्टार अगर स्कूल बनता है, तो उसमें एक रिक्शा वाले का बच्चा भी पढ़ेगा और उसमें एक बड़े बिजनेसमैन का बच्चा भी पढ़ेगा। तो समानता के अधिकार पे अगर काम किया तो वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। जी ठीक है जी। कहीं ना जिस तरह से आपने बात की कि आम आदमी पार्टी अक्सर कहती है कि हम जाति की बात नहीं करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि भाई भावनाओं पर चले गए, मुद्दों से रह गए। तो कहीं ना कहीं सत्येंद्र सिंह की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी लोगों की नब्ज पकड़ने की, टटोलने की कोशिश की। बागड़ी और गादड़ी, जयप्रकाश की तरफ से जो पुरानी एक बात उछल कर आई और लगातार फिर सत्येंद्र सिंह बागड़ी और गादड़ी पर खेलते रहे। काफ़ी सारे पोस्टर भी लगे कि मैं हूँ बागड़ी, और बाकायदा खुद इंटरव्यूज में सत्येंद्र सिंह ने कहा जयप्रकाश को चुनौती देते हुए कि कहाँ है वो आपका अलर्ट, क्या उसे चुनाव के बाद निकालेंगे? यार उसे निकाल कर आइलेट। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी बागड़ी उस तत्व को लेकर कहीं ना कहीं भावना जरूर बनाने की कोशिश की। जी देखिए, इलेक्शनों में लगभग आप देखते हैं कोई पार्टी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, अपनी तरफ से जितना आप लोगों के विश्वास में लेने का काम करो तो ये अच्छी बात है, लोगों की भावनाओं से जुड़ने का काम करें। तो वही सत्येंद्र सिंह ने भी किया। लेकिन चलो लोगों का आदेश, लोगों का जो जनादेश था वो मतलब नहीं बात बनी हमारी, कोई बात नहीं। लेकिन हम आने वाले समय में इसके ऊपर पूरा मंथन करके और हमारी जो गलतियां हुई हैं या जो हमारी कमियां रही हैं उसके ऊपर कार्य करके और 2024 के अंदर हम इसको पूर्ण रूप से सही करने का कार्य करेंगे और 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि अब आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की क्या रहेगी? आदमपुर की बात की जाए या हरियाणा के तमाम जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की? क्योंकि इस हार से क्या सबक लिया है और उससे क्या शिक्षा लेते हुए आगे 90 विधानसभा में आम आदमी पार्टी क्या रणनीति अपनाएगी? बिल्कुल, देखिए मैं ज़िंदगी में हमेशा जो भी कोई एपिसोड होता है तो उससे मैं सीखता हूँ, मान लो, और इंसान को सीखते रहना चाहिए। तो आदमपुर से जो इलेक्शन उपचुनाव हुआ, ये हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को हमारे को यहाँ से मिल रहा है, ठीक है जी। अब हम लोग जो मीटिंग करेंगे उसमें हमारे जो कार्यकर्ता है उन सबसे पूछेंगे कि भाई क्या दिक्कत हुई, और जो वो बताएंगे हमारे को कि ये कमियाँ रही, उन कमियों को पूरा करके 90 के 90 विधानसभा सीटों पर हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलकर मंथन करके और वहाँ पे बहुत सारी मेहनत करके और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे कि हाँ, अब देखिए मैं ये कहता हूं कि मूलभूत सुविधाएं, जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, सबसे पहले वो आदमी को होने चाहिए। और अरविंद जी की अच्छी बात ये है कि उन्होंने बिजली को मूलभूत सुविधा में जोड़ा, पानी को जोड़ा, ठीक है। और एक बात और मैं जो कहना चाहूंगा, उनकी जो सबसे अच्छी बात ये है आकाश जी कि अरविंद जी ने कसम खाई है कि जो हिंदुस्तान के जो MP MLAs को मिलता है वो हम लोगों को देने का कार्य करेंगे, क्योंकि 4000 तक यूनिट एक MP MLA को मिलती है, ठीक है। हम तो केवल 200 या 300 यूनिट ही फ्री कर रहे हैं, मान लो बिजली हम फ्री कर रहे हैं, फोन सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। तो अरविंद जी ने जो प्रण लिया है वो ये लिया है कि
मैक्सिमम जितने लोगों को हम लोग जो जो सुविधाएं इनको मिलती है वो हम लोगों को देना कार्य करेंगे। ठीक है जी, बातचीत के लिए शुक्रिया। थैंक यू आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सीताराम, जिन्होंने कहा है कि बेशक हार हुई है, लेकिन इससे जो शिक्षा लें, जो सबक लेना है उस पर गौर करेंगे और कहीं ना कहीं जो उससे इनपुट्स निकल कर आएंगे उसका हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में सही तरीके से, पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। कुमार आकाश को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।